Coach, can you hear me? यस मैम, आपकी आवाज़ बहुत अटक अटक के आ रही है। हेलो चारुस्मिता। चारुस्मिता, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. हेलो नवनीत। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। हाँ, सुनाई दे रही है ना आवाज? हाँ, यस मैम। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज RC1 देखते हैं हम लोग। ठीक है। नवनीत। हाँ। ओके। यस। हाँ, कुछ नहीं, वो म्यूट ही करने बोल रही थी, इको हो रहा था ना। ठीक है, चलो म्यूट करो। दिव्यांशु, सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, गुड। चलिए। तो अम ओके, आप सभी बिगिनर्स हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक चीजें मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा कि हम लोग आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, अभी या कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी में इंग्लिश सेक्शन में आरसी तो आएगा ही, बिल्कुल। ठीक है, और ये आरसी जो जैसे बनेगा, उसका अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी बेसिक कंसेप्ट की आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारे सामने एक पैसेज आता है तो व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू रीड इट। रीडिंग करनी है हमको, क्योंकि वो रीडिंग करेंगे उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे, देन वी विल बी एबल टू आंसर इट क्वेश्चंस। ठीक है, जो पैसेज के बाद में दिए होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको एक तो करनी है फास्ट रीडिंग। और इस फास्ट रीडिंग में दो टाइप से आप रीडिंग करते हो। एक होती है स्किमिंग, और दूसरी को बोलते हैं स्कैनिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप क्विक रीडिंग करते हो, पर आप बहुत सीरियसली भी रीड नहीं करते हो उसको, क्योंकि आपको एक नजर डालनी होती है कि क्या पैसेज है, किसके रिगार्ड में है। हमको स्किमिंग के समय बहुत सारी बातें पहले ही क्लियर हो जाती हैं, कि एक तो ये समझ में आता है कि ये पैसेज कौन सी फील्ड का है। क्या ये हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पैसेज है, या फिर ये फिलोसफिकल है, लिटरेरी आर्टिकल है, ठीक है, साइंस से जुड़ा हुआ है, फिक्शन है, क्या है। तो स्किमिंग से हमको एक बेसिक आइडिया लग जाता है। उसके बाद आता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में क्या करना होता है, वी डेफिनेटली हम क्विकली रीड करेंगे फैक्ट्स,
फाइंड आउट करने के लिए पैसेज को क्विकली रीड करेंगे, लेकिन अब हम फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग करने से क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर स्किमिंग और स्कैनिंग की होती है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसेज में, वो है ओपनिंग लाइंस। ठीक है, और वैसे ही क्लोजिंग लाइंस। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो पैसेज है वो जब शुरू होता है, तो अगर हम उसको खास तौर पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत क्या आएगी, हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मेन आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आएगा, ऑथर क्या मेन आर्ग्यूमेंट कह दे रहे हैं वहां पे, जो मेन आइडिया है पैसेज का, सेंट्रल थीम है। ठीक है, ये सारी बातें हम मिस कर जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, ओपनिंग लाइंस को बहुत गौर से पढ़ना है। जब आप स्कैनिंग करोगे तभी ये काम आपको कर लेना है। तो ओपनिंग लाइंस पे गौर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम फास्ट रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जब हम कंक्लूजन पार्ट में आते हैं, यानी लास्ट पैराग्राफ की लास्ट की जो लाइंस होती हैं वो उसकी क्लोजिंग लाइंस कहलाती हैं। तो उन लाइंस को भी हमको बहुत ही गौर से पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि हमको अगर कंक्लूजन के रिगार्ड में कुछ पूछेगा क्वेश्चन, तो वहां पर आंसर उसी से निकलेगा। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस होती हैं, दोनों बहुत इसेंशियल हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे ही। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन के क्या टाइप्स होंगे, उन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्लोबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल क्वेश्चंस हैं, इसमें मेन आइडिया मैंने जैसे आपको बताया, मेन आइडिया हो गया, सेंट्रल थीम पूछ लिया, है ना। तो इस टाइप से अगर वो पूछेगा तो ये सारे ग्लोबल क्वेश्चंस है। अभी ग्लोबल क्वेश्चन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ग्लोबल क्वेश्चंस जो होते हैं वो जब तक आप पूरा पैसेज रीड आउट नहीं कर लोगे आप उसका आंसर नहीं दे सकते। तो ये जो क्वेश्चन है, मेन आइडिया, सेंट्रल थीम, मेन आर्ग्यूमेंट अगर भी पूछता है, तो आपको पूरे पैसेज जब तक रीड आउट नहीं कर लोगे आपको नहीं पता चलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपनिंग लाइन से तो ये बातें पता चल जाती हैं, पर आपको तो पूरा पैसेज पढ़ना है। ओपनिंग लाइंस में ही अगर आपको मेन आइडिया समझ में आ जाता है तो आप पूरा पैसेज पढ़ने के बाद कंफर्म हो जाते हो, खास तौर पे कंक्लूजन रीड आउट करने के बाद, कि हाँ इसी रिगार्ड में बात हुई है थ्रू आउट द पैसेज, यही इसका एसेंस है। ठीक है, तो ये हो गए ग्लोबल क्वेश्चंस। अब और कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम में, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स वाले। इसमें ऑथर ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, डेफिनेटली ऑथर ही सभी स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन एक खास स्टेटमेंट उठा के वो उसको इन्वर्टेड कॉमास में पुट करके बोलेगा कि ये जो स्टेटमेंट ऑथर ने दी है, ये जो ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है, इससे आप क्या इन्फर करते हो। अगर पूरे पैसेज को इन्फर करने बोल रहा है तो वो ग्लोबल क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें आपको एक ना कहीं समरी टाइप चूज करना होगा, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप उसको लोगे। लेकिन ये अगर पर्टिकुलर किसी एक स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो वहां पर वो ये पूछेगा कि इससे आप क्या इन्फर करते हो। तो वो स्टेटमेंट से आपको जो समझ में आ रहा है, आपको चार ऑप्शन सामने दिख जाएंगे, और वो चारों के चारों ऑप्शंस को आपको रीड आउट करना है और ये समझना है कि कौन सा बेस्ट है, जिससे कि सच में उसका वही जिस्ट निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है वो कैप बेस्ड। ये जो वोकैब क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड जिसको कि इटैलिक्स में भी कई बार पैसेज में दिया होता है या फिर उसको बोल्ड करके भी दिया होता है, वो पूछता है कि ये जो वर्ड बोल्ड में दिया है या इटैलिक्स में दिया है, इसका क्या सेंस निकलता है, इसका क्या मीनिंग है। पैसेज रीड करने के बाद आप क्या समझते हो, आप क्या इन्फर करते हो, या फिर ये जो वर्ड पैसेज में यूज हुआ है इसका एंटोनिम बताइए। तो दोनों ही समय में आपके पास उसका मीनिंग समझना है आपको, उसके बाद ही आप उसका आंसर दे सकते हो। डेफिनेटली आप उसका बेसिक मीनिंग अगर जानना चाहते हैं तो पैसेज में जहां यूज हुआ है आप उसको रीड आउट करिए। अगर आपको उसका बेसिक मीनिंग पता है तब भी आपको वहां रीड करके देख लेना है कि क्या मीनिंग निकल रहा है, उसके बाद ही आप उसका आंसर दोगे। अगर वो एंटोनिम पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो उसका ऑपोजिट होगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन वो कैप के लिए
बेस्ट तरीका है कि आप खूब रीडिंग करिए और उससे जो वर्ड्स निकलते हैं उनको आप समझिए, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स इकट्ठे करिए, आप खूब सारे वर्ड्स तैयार कर लीजिए अपने लिए। इसका ये एक सोल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, पूछ सकता है कि स्टाइल क्या है पैसेज का, स्टाइल ऑफ पैसेज, या फिर टोन ऑफ ऑथर। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबल क्वेश्चन टाइप ही है, लेकिन हमको एक बात समझ लेनी है कि अगर हमको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो हमको पैसेज में जो वर्ड्स यूज हुए हैं और जो ऑथर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमको जवाब देना है। क्योंकि जैसे कि टोन की बात अगर मैं करूं कि टोन क्या है ऑथर का, तो टोन क्या है पैसेज का, या ऑथर ने कैसी टोन रखी है इस पैसेज में, जो भी क्वेश्चन पुट होंगे तो उसको हम बेसिकली दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है सब्जेक्टिव, आज के आरसी में इस पर और डिटेल में हम बात करेंगे, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है न्यूट्रल और सब्जेक्टिव मतलब जहां एटीट्यूड शो हो रहा है, तो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कई बार पैसेज में फैक्ट्स फॉलोड बाय एग्जांपल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब कि पहले एग्जाम्पल आ गया फिर ऑथर ने फैक्ट बताए, या पहले फैक्ट बता के फिर एग्जाम्पल। तो इस पर अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही। तो वहां पर ये भी पूछ सकता है कि जो फैक्ट ऑथर बता रहे हैं पैसेज में, इसके बाद जो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है दो तीन एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें से कौन सा एग्जाम्पल उस फैक्ट से लिंक्ड है। तो आपको अच्छे से फैक्ट को रीड करना है और फिर उसके बाद एग्जाम्पल को रीड करना है, या फिर अगर एग्जाम्पल से पूछता है कि वो क्या फैक्ट बताना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एग्जाम्पल और फैक्ट्स दोनों को टोटली रीड करके ही इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर मैंने देने की बात बोली है तो यानी कि आपने अगर स्किमिंग कर ली, उसके बाद अगर आपने स्कैनिंग कर ली है, तो आप धीरे धीरे ये क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे यदि आपने स्कैनिंग के दौरान अच्छे से पैसेज रीड कर लिया है। क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जो फैक्ट के बारे में वो पूछ रहा है वो पैसेज में कौन कौन से पैरा में दिया है, सेकंड में दिया है, फिफ्थ में दिया है। तो जहां पर भी दिया है डेफिनेटली आपको बस वहीं जाके देखना है ना, वहीं जाके आप देखोगे और आप समझ जाओगे कि किस प्रकार से और कैसे आंसर निकालना है। ये अगर इस स्ट्रैटेजी को अगर आप समझ जाओगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हर बार पूरा पैसेज रीड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको 5 मिनट्स में पैसेज बना लेना है, इतनी तैयारी आपको करनी है। अभी तो फिलहाल हम आपको पैसेज सॉल्व करना सिखाएंगे, लेकिन आगे फ्यूचर में टाइम कीपिंग पर भी बात होगी। अभी फिलहाल तो अभी नया नया है तो आपको परेशानी होगी करके, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे हम लोग, बट इस बात पे स्ट्रेस आगे दिया जाएगा कि टाइम कीपिंग करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर बोला जाता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट ऑथर ने पुट किया है इस पैसेज में, उसके रिगार्ड में ये 4 स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन ऑथर के स्टेटमेंट को वीकन करता है, ठीक है, या फिर स्ट्रेंथन करता है। देखो अगर तो ऑथर ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है या नेगेटिव स्टेटमेंट दी है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको समझो। ऑथर जो बोल रहे हैं, अगर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऑथर के उस स्टेटमेंट के ठीक अपोजिट है, कुछ और बोल रहा है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है, मतलब अगर स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट है लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का हो जा रहा है, कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, तो भी वो गलत ही होगा। तो ऐसे में वो उसका आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन अगर ऐसा पुट किया जाता है कि ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से ऑथर किस पॉइंट के साथ एग्री करेंगे, मतलब यहां पर डेफिनेटली ऑथर उसी के साथ एग्री करेंगे जिस बारे में ऑथर ने पैसेज में बात कही हुई है। मतलब घुमा के क्वेश्चन आ सकता है,
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझना है कि स्ट्रेंथन वीकन वाले में जो कॉन्ट्रोडिक्ट करे या जो उसके अपोजिट होगा, स्ट्रेंथन है तो वीकन करे, वीकन है तो स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, वीकन है मतलब वीकनिंग वाला स्टेटमेंट अगर है और उसको पॉजिटिवली वो ले रहा है तो वो डेफिनेटली उसको बल दे रहा है, तो वहां पर वो ऑड ऑड होके वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब इसके रिगार्ड में किसको कोई डाउट है तो पुट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ जानना चाहता है? अविरल, चारुस्मिता, दिव्यांशु, कुंश और नवनीत, आगे बढ़े क्या? यस मैम। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब एज यू कैन सी, ये शीट देखते हैं। अ ग्लोबल क्वेश्चन इज वन दैट रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड द जनरल मीनिंग ऑफ द टेस्ट, द ऑथर, सेंट्रल आइडिया और थीम। अभी जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप इस शीट में देख सकते हो। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग। You need to understand the big picture, not the minor details. Global questions don't reference specific paragraphs or line numbers. They may ask the reader to identify the main ideas or themes in a text, जो मैंने अभी आपको बताया। Choose a summary of the passage. ये वही क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज, तो ये समरी वाला ही रहेगा। Identify key information and ideas in the passage. Identify the overall structure, style and tone of the text. तो यहाँ पर स्टाइल और टोन की बात आएगी, वहां पे वर्ड्स और स्टेटमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे नेगेटिव टोन जैसी कुछ नहीं होता, या तो ऑथर किसी को बहुत प्रेस कर रहे होंगे या फिर बहुत ज्यादा फैक्ट्स बता रहे होंगे, इसी टाइप का ही पैसेजेस देखने में आते हैं। आगे है स्ट्रेटजीज टू आंसर ग्लोबल क्वेश्चंस। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो पूरा पैसेज रीड आउट किए बिना हम आंसर कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज यहाँ बताई गई हैं? पे अटेंशन टू द ऑथर, सेंट्रल आइडिया एंड पर्पस। तो आपको बिल्कुल ओपनिंग लाइन से अटेंटिव रहना है कि ऑथर ने क्या चीज को इंट्रोड्यूस किया है, क्या उनका मेन आर्ग्यूमेंट है। कोरिलेट द ऑथर्स पॉइंट विद देयर थीसिस स्टेटमेंट। तो उन्होंने जो मेन आर्ग्यूमेंट ऊपर दिया और उसके बाद जो कंटिन्यूअसली ऑथर पॉइंट्स रख रहे हैं वो किस प्रकार से कोरिलेट होते हैं आपस में, वो भी आपको ख्याल रखना है। माइंड मैप द पैसेज, मतलब ऑथर ने शुरू में क्या बताया, अब वो क्या बता रहे हैं, उसको माइंड मैप तैयार करते जाइए, which is a brief summary of what has been read, breaking each paragraph into its main point and supporting details. Read the introductory portion of the passage carefully to help determine the author's central ideas and themes. तो ये introductory portion मतलब opening lines की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए अब हम एक पैसेज सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है, इस पैसेज को आप जल्दी से रीड करिए और फिर उसका एक एक क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे। स्किमिंग करेंगे फिर स्कैनिंग करेंगे। स्टार्ट करिए रीडिंग।
हो गई फिनिश रीडिंग आप लोगों की? रीडिंग फिनिश हो गई? जी मैम। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चारुस्मिता, तुम्हारी रीडिंग हो गई? Yes, ma'am. ओके। आप लोग को क्लियर हो रहा है ना जो मैंने समझाया? अब हम डिस्कशन चालू करने वाले हैं, तो ध्यान देंगे आप लोग कि हम आंसर्स कैसे, सही सही आंसर हम पता करें। देखो पहला क्वेश्चन है, यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट ट्रैवल। क्वेश्चन ही है, क्योंकि जब तक हम पूरे पैसेज को अच्छे से नहीं समझेंगे या रीड नहीं करेंगे, समझना तो नहीं रहता पैसेज को, आपको रीड करना होता है, फैक्ट्स को समझना रहता है, किस प्रकार से जुड़ रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। मैन एज अ सोशल एनिमल, बीइंग ह्यूमन, द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैन, और चौथा है customs and traditions of society। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? ABCD में से कौन सा होगा? कुंज, तुम ऑप्शन बताओ। ए। देखो अगर आप ऑप्शन गई, आपने एकदम फर्स्ट लाइन रीड किया और आपने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिया कि ये होगा, लेकिन बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है कि ओपनिंग लाइंस में जो बात बोली गई होती है, आप उसको दिमाग में बिठाइए, दैट इज गुड। पर अगर आप पूरे पैसेज को रीड करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ सोशल एनिमल होने की ही बात हो रही है? इस पूरे पैसेज में सिर्फ सोशल एनिमल की बात नहीं हो रही है, और भी बहुत सारी बातें हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देखो, दे लिव इन ग्रुप्स की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, सोशल टर्म्स। आप हर उसमें देखिए, हर पैराग्राफ में कुछ नया नया बोल रहा है, जिससे फिर ये एक बात निकल के बाहर आ रही है। और क्योंकि अगर टाइटल देने की बात है, तो पूरे पैसेज को समझना है अपने को ना, कि कहाँ ऐसा कौन सा पॉइंट है। पूरा पैसेज मतलब मेन मेन पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे मार्क किया है कि an individual seems to have a dual nature, he or she lives
both as both at a personal as well as social level. तो यहाँ पर इस बात कि ये जो पूरा पैसेज है ये इतनी सारी बातें बता रहा है, तो वो इसी को प्रूव करने में लगा है। और यहाँ पर जो बोला गया है, और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी, ये बिल्कुल कंसेप्ट के बारे में इस तरीके से बात नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बी होगा, बीइंग ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है, मैन यहाँ पे मेन कंसेप्ट है, ठीक है। सोशल एनिमल तो उसकी करेक्टरिस्टिक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ नेटवर्क इश्यू था। 1 सेकेंड, लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट। ओके हाँ, तो इस पर हम बात कर रहे हैं कि द स्टाइल ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या होगा इसका आंसर। आपने पूरा पैसेज रीड कर लिया, अब आपको कुछ आइडिया तो लग गया होगा। एक्सपोजिटरी क्या होता है? इट मीन्स इंटेंडेड टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और इन्फॉर्म, ठीक है। जिस चीज से आपको कुछ समझ में आए, है ना, और कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक्सपोजिटरी होगा। नरेटिव तो स्टोरी टेलिंग स्टाइल होता है, जहां पर कोई कहानी जैसे सुना रहा हो, ए ने ऐसा बोला, बी ने वैसा बोला। डिस्क्रिप्टिव जो होता है, डिस्क्रिप्टिव किसी चीज को, किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही डिस्क्राइब करता जाता है। और परसुएसिव जो होता है वो आपको आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कन्विंस करेगा, तो वैसा होता है परसुएसिव। अब मैंने आपको चारों पॉइंट्स बता दिए, अब इसमें से कौन सा होगा? ए। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ए होगा, है ना। आगे चलते हैं। द वर्ड नोशन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज मीन्स, अब यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने बता दिया कि फर्स्ट लाइन में यूज हुआ है एक वर्ड, जिसको कि यहाँ पर बताओ कि उसका क्या मतलब होगा। तो नोशन का जो मतलब है वो क्या होता है? एनी आइडिया? उसके बारे में उसका बताते थे कंसेप्ट। मेरे को लगता है ए होगा कंसेप्ट। हाँ, हाँ यस, कंसेप्ट ही होता है। नोशन का मतलब आइडिया होता है, कंसेप्ट होता है। तो यहाँ जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे ट्रेट की बात कर रहा है, मिसकंसेप्शन और हिंट, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड कंटेंशन यूज्ड इन द फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, बताओ। मीनिंग पूछ रहा है वो। हाँ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता है, तो आप उसको जाके एक बार रीड आउट अगर करोगे, अ कंटेंशन हाउएवर मे अराइज। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, कंटेंशन
हाउ एवर मे अराइज, तो क्या अराइज होता है, क्या उठ जाता है, क्या चीज उभर जाती है। अगर मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो क्या चीज उभरेगी, एग्रीमेंट उभर जाएगा, क्या असर्शन उभरेगा, डिनायल या ऑल्टरकेशन। यहाँ पे ये वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, लेकिन आप बाकी ऑप्शंस को देखिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट होगा, अगर किसी दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट ही उभरेगा ना, डेफिनेटली दो लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट उभर सकता है अगर दो टीम्स में आपस में बात हो रही है और बात न जमे तो, क्योंकि कंटेंशन जिस प्रकार से यूज किया गया है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मे अराइज, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल्टरकेशन, क्योंकि ऑल्टरकेशन का मतलब होता है हीटेड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ही अराइज का होता है, एग्रीमेंट नहीं। तो ये इसका आंसर है। तो ऐसी भी कोई ट्रिक लगा सकते हो, अगर आपको वो कैब नहीं पता है तो आप इससे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैन हैज अ ड्यूअल नेचर बिकॉज, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सी। सी होगा मैम शायद से। यस, वेरी गुड, सी ही है इसका आंसर। मैन प्रिफर्स टू एग्जिस्ट बोथ वे, सोशली एंड इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पर दिया भी हुआ है ना। मैंने आपको एक चीज और भी बोली है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने से आंसर दे रहे हैं, ऐसा रिस्क ना उठाना। डेफिनेटली आप पैसेज पढ़ के ही दिए होंगे, लेकिन वहां एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। आपको जल्दी से पैसेज के उसी पोर्शन में जाना है जहां ये वाली बात कहीं मेंशन्ड है। इसलिए बोला जा रहा है कि स्कैनिंग करते समय फैक्ट्स पे ध्यान देना है कि क्या दिया जा रहा है फैक्ट्स में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पैसेज और बना लेते हैं। हम्म। एक सेकेंड, एक मिनट, बहुत। हम्म। तो ये पैसेज नंबर 2 है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। पैसेज नंबर 2 रीड करिए।
पैसेज रीडिंग हो गई आप लोगों की? हाँ मैम। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज? अब यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। पहला है रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। और दूसरा वर्ड है एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब बेसिक। ठीक है। और इल्यूसिडेटरी का मतलब है यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि अगर मान लो आंसर खोजने में परेशानी हो तो। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगा। आपने ये पैसेज पढ़ा, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है इस पैसेज में, तो ऑथर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो वो क्या लग रहा है आपको, किस टाइप का है? ऑप्शन डी। यस, वेरी गुड, इल्यूसिडेटरी ही है। पर एक बात ध्यान रखना, ये तो काफी अभी इजी चल रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर काफी हार्ड मतलब ऐसे वर्ड्स दिए होंगे जहां आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। अभी इट्स गुड कि आप बना रहे हो प्राइम मतलब बेसिक लेवल पे, तो ये हो जा रहा है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन द लाइट ऑफ द फिफ्थ पैराग्राफ, पर्टिकुलरली फिफ्थ पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आस्क कर रहा है ये। द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था एग्री वाला आएगा तो डेफिनेटली आर्गुमेंट होगा। बताइए इस पैराग्राफ के रिगार्ड में क्या बात है यहाँ पर? मैम सी होगा आंसर। वेरी गुड, फंडेड ट्रायल्स हैव अ बेटर चांस टू प्रोड्यूस रिलायबल रिजल्ट्स। आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि यही इसका आंसर है। और बाकी कैन नेवर बी ट्रस्टेड, सॉरी, कैन नेवर बी ट्रस्टेड और ऑफन बिकम बायस, तो ये सारी बातें बिल्कुल वहां दी ही नहीं हुई है, एलियन है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये वो क्या बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। एपिडीमियोलॉजी, इसका क्या मतलब है? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर एज यूज्ड इन द पैसेज टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। तो ये बोल्ड में दिया हुआ है तो वही पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग आएगा। क्या होगा इसका आंसर? डी, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा म्यूरल। क्या होगा इसका आंसर? कोई गेस कर सकता है? A. A course of study arranged for people who are not full-time members of a university or other educational establishments. नेक्स्ट देखते हैं। पल्मोनरी, ये तो बता सकते हो। रिलेटेड टू दी लंग्स। ठीक है, चलिए पैसेज 3 देखिए, थर्ड पैसेज।
हो गई रीडिंग? हो गया कंप्लीट पैसेज रीडिंग? हाँ मैम। ओके, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन describes the tone of the author in the passage? बताइए क्या हो सकता है? sarcastic। सरकास्टिक। देखो, सरकास्टिक का मतलब तो आपको जब पता ही होगा, बाकी को भी बता देती हूँ। ऑफन साउंड्स लाइक प्रेज बट इज एक्चुअली क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऑथर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल का मतलब होता है कैजुअल एंड फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली टोन में अगर कोई बात बोली जाए। स्लैंडरिंग का मतलब है मेकिंग फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इंसल्ट करना। और डिमीनिंग का मतलब भी इंसल्टिंग ही होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पैसेज में जो बात हो रही है, शुरू में पैंडरिंग की बात हो रही है। क्या ये वर्ड आपने पहले कभी सुना है, पैंडरिंग? मुझे लगता है शायद नहीं सुना होगा, या किसी ने सुना भी होगा। तो पैंडरिंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग। ठीक है, फ्लैटरिंग यानी मक्खन पोतना, बटरिंग। ठीक है, या फिर बढ़ा चढ़ा के किसी को इम्प्रेस करना, क्योंकि आपको आपको कोई काम फंसा हुआ है तो वो काम निकालने के लिए कुछ अच्छे शब्द कह देना, या फिर ऐसा सोचना कि सामने वाला मेरी बात मान जाए, कन्विंस करना किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो बता रहे हैं इज हर डिस्कशन ऑफ हर ओन पेंडरिंग। ठीक है, और थ्रू आउट द पैसेज ऑथर इसी पे ही डटे रहे हैं। इसी के बारे में उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि कैसे उन्होंने कन्विंस किया, अपने प्रोफेसर्स को कन्विंस किया, है ना। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये जनरली आप किसी को नहीं बताओगे। तो ये सरकास्टिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, स्लैंडरिंग और डिमीनिंग भी नहीं हो सकता, मतलब ये कन्वर्सेशनल ही है। क्योंकि ये सब बातें कि मैंने उसको पटा लिया है या मैंने उसको अपने मनवा ली बात, इस टाइप की बात जनरली फ्रेंड्स में ही हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑथर की जो टोन है वो है कैजुअल एंड फ्रेंडली, बाकी कोई टोन मैच नहीं हो रही। सरकास्टिक तब होगा जब उनकी बुराई की जाए, मतलब वो जो उनका व्यवहार था उसके बारे में अगर कोई लिखे कि वो ऐसा करती थी, तब वो सरकाजम आ जाएगा वहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज? बताइए, सभी के सभी ऑप्शंस आप रीड करिए और मुझे बताइए क्या होगा। डायडैक्टिसिज्म पता है क्या होता है? फिलॉसफी ऑफ टीचिंग। ठीक है, और एंड्रागोजी जो होता है, एंड्रागोजी
इट मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, अब बताइए कौन सा होगा। एनी गेस? ऑन एकेडमिक पेंडरिंग, इसी के बारे में तो बात हुई है ना, तो यही उसका अप्रोप्रिएट टाइटल है। थ्रू आउट द पैसेज इसी के बारे में ही बात होती रही है, पेंडरिंग की बात हुई है। ठीक है, पेंडरिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ये देखो, सब जगह पेंडरिंग की बात हो रही है, इसीलिए एकेडमिक पेंडरिंग, क्योंकि वो जहाँ पे मतलब पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज है वो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड? ये तो आप बना लोगे, बहुत टफ नहीं है। डेमोग्राफी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। डी। वेरी गुड, कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं। Out of the following options, which one is not similar in meaning to the word given in bold? Arbiter, बताइए which one is most similar in meaning to the word given in bold? एकदम सिमिलर होना चाहिए। आर्बिटर का बेसिक मीनिंग पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्बिटर होता कौन है। अ पर्सन हु सेटल्स सेटल्स अ डिस्प्यूट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्प्यूट सेटल करे, मध्यस्थ, और हैज अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर। ठीक है, तो वो होता है आर्बिटर। अब यहाँ पर क्या टीचर ऐसा होता है क्या? तो नहीं होगा। प्रोफेसर भी एक प्रोफेशन का नाम है। ठीक है, नॉट कंफॉर्मिंग टू रूल्स भी नहीं होगा, तो डिटर्मिनर ये आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार एंटोनिम्स भी पूछ लेता है, लेकिन ये जो वर्ड है पहले हम उसका बेसिक मीनिंग तो समझ लें। एक्वियस, एक्वियस का मतलब होता है एग्रीइंग टू समथिंग। तो हम ए हो जाएगा। यस, वेरी गुड। तो ए इसका आंसर होगा। एक्वायर्ड ट्रीटी फेरल, फेरल मतलब क्या होता है? फेरल का मतलब होता है नॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल। जो वाइल्ड होता है वो फेरल है। ठीक है, ओके। अब आप लोग ने आज 3 पैसेजेस किए। बताइए इसमें कोई डाउट्स हैं आप लोगों को? क्योंकि अब हम ये क्लास अब एंड करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीक जब क्लास होगी तब हम और आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट समझा है, तो इसके रिगार्ड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पुट कीजिए। मैम वही है कि रीडिंग फास्ट नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, एक एक करके। नवनीत, ओके, तुम ये बोल रहे हो फास्ट रीडिंग नहीं हो पाती है? हाँ, और ना जो ऑप्शन है कुछ कुछ इंग्लिश मीनिंग रहते हैं वही समझ नहीं आता पूरा चारों का चारों। देखो, उसको तो आपको स्किल को क्लियर करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन समझना तो पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको रीडिंग ही एक सोल्यूशन है। आप कितना टाइम देते हो रीडिंग पे? अभी 2 आवर्स डेली कर रहा हूँ। वॉकअप वगैरह भी कर रहा हूँ साथ में उसी का। अच्छा ठीक है, अगर वो 2 घंटे जब आप रीडिंग करते हो तो जो आप रीडिंग करते हो आपको समझ में आता है? हमें रीडिंग कर रहा हूँ समझ में आता है, पर वो टाइम है ना तो थोड़ा ज्यादा लग हम्म, जा रहा है करने में। कुछ नहीं होता, ऐसा हो तो रहा अभी तो बिगनिंग है ना नवनीत, अभी इतनी जल्दी तुम
कैसे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। अभी तो शुरुआत है, पर अगर तुम इसको कंटिन्यूअस जी रखोगे तो आई अश्योर यू कि तुम कर पाओगे। क्योंकि अभी भी जितने भी बच्चे जी एग्जाम के लिए तैयार हो गए हैं, उनका पहले क्या स्थिति थी, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे वो लोग आए, और अब एकदम बढ़िया जो लास्ट में हमारा सेशन था, जो बूट कैंप था, इट वॉज जी अमेजिंग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, फटाफट बना रहे थे वो लोग। क्योंकि हम रिग्रेस ट्रेनिंग देते हैं ना, हम लोग हर तरीके से जो मटेरियल है हमारा, हम लोग बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर मन में कोई आपको डाउट है कि अरे ये तो क्लैट में आया होगा, ये कैट का है क्या, ये सीयूईटी, सब जितने भी एग्जाम है, सीयूईटी ले लीजिए, आईपीएम ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप ये ले लीजिए, कैट ले लीजिए, क्लैट ले लीजिए, तो सभी में इंग्लिश सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके लेवल के हिसाब से उठा के वो आपको दे रहा है। तो ये कोई डाउट्स नहीं रखना, आप लोग तैयार हो जाओगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ये एबिलिटी आपके अंदर, ये जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बस इस पे फोकस रहना है आपको। ठीक है नवनीत, तो तुम अब चिंता मत करो, पर प्रैक्टिस जारी रखो। अब विरल तुम बताओ। हेलो अविरल। चारुस्मिता। चारुस्मिता। हेलो। Yes, ma'am. चारुस्मिता, तुमको कैसी लगी क्लास? तुमको क्लियर हुआ कंसेप्ट? कुछ समझ में आया Yes, है ma'am. आज? आया है ना? और बस कोई डाउट्स है vocabulary आपको? issues हो रहे हैं. अच्छा ठीक है, तो वोकैबलरी के लिए मैं किसी दिन आप लोगों को भी बता दूंगी। अभी तो एकदम फर्स्ट क्लास में ही मैं अगर वोकैब कैसे करना है बहुत सारा स्ट्रेस दूंगी, तो शायद आप थोड़े टेंस हो जाओगे। अभी हमको आरसी पे फोकस करना है, क्योंकि वोकैब का एक आध क्वेश्चन आएगा। आज जैसे लगातार हर पैसेज के बाद आ रहे थे, तो वैसे नहीं आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। पर आपको वोकैब तो तैयार करनी है, क्योंकि आपको अपने बेसिक लेवल को भी क्लियर करना है। ठीक है कुंश। नो मैम, नो डाउट। ओके। अविरल। या मैम। अविरल, कैसा लग रहा है आपको? समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि कैसे रीडिंग करना है? या मैम। ओके, दैट्स नाइस। तो आगे भी ऐसे ही हम क्लास लेंगे और डिस्कशन भी करते रहेंगे। तो मैं ये क्लास अभी एंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। क्लोज कर रही हूँ मैं। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। ओके, सेम टू, थैंक्स।